नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। हिंदुस्तान में व्यक्ति पूजा का बड़ा महत्व रहा है। हम इस आदत से कभी छुटकारा नहीं पा सके और इसी वजह से एक समय ऐसा भी आया था कि हमने फिल्मों में स्क्रिप्ट और निर्देशन से बढ़कर एक हीरो या एक अभिनेता को पूजना शुरू कर दिया था। और ये वही समय था जहां से हिंदी फिल्मों का पतन आरंभ हुआ। बीच बीच में कोई अच्छी फिल्म आती भी थी तो उसके हीरो के प्रताप तले दब जाती थी। हमने उस कलाकार को अच्छे काम के साथ साथ उसके बुरे काम को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। आज हिंदी फिल्मों की ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जिनके बारे में आप और मैं जानते तो हैं, मगर उनके पीछे की हकीकतों से हम वाकिफ नहीं हैं। ऐसे ही एक कलाकार की जिंदगी के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे जिनको हम सदी का महानायक कहते हैं। जी हां, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो शायद लिखा नहीं गया हो। उनकी पूरी जिंदगी अलग अलग किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी न्यूज और प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज में दर्ज की जा चुकी है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में खुद अमिताभ चुप्पी साध लेते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं हैं। और ये बातें सिर्फ रेखा के बारे में नहीं है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूं। भारतीय राजनीति में हेमवती नंदन बहुगुणा एक कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा जबरदस्ती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने की कहानी के अलावा भी श्री बहुगुणा ने भारत की राजनीति में बहुत काम किया है। इमरजेंसी के बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए थे, फिर लौट आए थे, लेकिन अंततः कांग्रेस के विरुद्ध 1984 में इलाहाबाद से चुनाव में खड़े थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह पहला चुनाव था। सारा दारोमदार राजीव गांधी पर था और राजीव ने अपने बचपन के मित्र अमिताभ को उनके गृहनगर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। हिंदी फिल्मों का हीरो राजनीति के चुनाव में भी अव्वल आया। उनकी जीत का अंतर इतना था कि आज तक वो रिकॉर्ड बरकरार है। खैर, अमिताभ चुनाव जीत तो गए, लेकिन वो इस बात से कभी सहज नहीं हो पाए। जिस दिन उन्होंने संसद में शपथ ली थी या शपथ ग्रहण के बाद राजीव गांधी की चाय पार्टी में या संसद के किसी भी सत्र में, वो हमेशा आउट ऑफ प्लेस महसूस करते रहे। लाजमी भी था। जो अभिनय सिर्फ पर्दे के लिए रिजर्व था, उसका रोजाना इस्तेमाल करना और होते देखना अमिताभ के लिए बहुत भारी था। इस दौरान राजीव से मित्रता कहीं पीछे छूट गई, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का अघोषित मसीहा बना दिया गया, पैरेलल गवर्नमेंट की तरह। अमिताभ इस तरह के व्यवहार को, इस तरह के ट्रीटमेंट को कभी भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। आश्वासनों की जिंदगी जीते अमिताभ ने राजनीति में जैसे तैसे 2 साल गुजारे और उस समय के वित्त मंत्री वीपी सिंह के सत्ता प्रेम और महत्वाकांक्षा के चलते उन्हें राजनीति के कटु अनुभव यानी फेयरफैक्स और बोफोर्स स्कैंडल का सामना करना पड़ा। अमिताभ की जिंदगी का पहला स्कैंडल था उनके संघर्ष के दिनों का। मुंबई में वो अपने मित्र अनवर के साथ रहा करते थे। अनवर यानी मशहूर हास्य अभिनेता महमूद के बड़े भाई थे और अमिताभ की पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी में भी काम कर रहे थे। अनवर की एक बहन थी जो बहुत पहले ही विधवा हो गई थी। उनका एक छोटा बेटा भी था। अपने भाई के घर रहने वाले भाई के दोस्त को हिंदुस्तान में भाई ही समझा जाता है, लेकिन फिल्मी गॉसिप मैगजीन्स को कहां समझ आता है। अनवर की बहन बेबी के साथ अमिताभ का नाम जोड़ दिया गया। उनकी शादी की खबरें छाप दी गई। पहली बार अमिताभ ने मीडिया के गंदे स्वरूप को साक्षात देखा। अमिताभ के मन में मीडिया के प्रति घृणा भर गई। खबरें पढ़कर अमिताभ व्यथित हुए और जानकार बताते हैं कि उन्होंने बेबी से, जो उनकी छोटी बहन की तरह थी, माफी भी मांगी। ये कटु अनुभव अमिताभ आज भी साथ लेकर चलते हैं। अमिताभ और जया भादुड़ी के प्रेम की कई कहानी अब तक लोगों ने पढ़ रखी हैं, लेकिन एक किस्सा इनके विवाह का ऐसा भी हुआ जिसके बाद अमिताभ के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन और जया के पिता श्री तरुण कुमार भादुड़ी के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। दरअसल शादी के प्रोग्राम्स खत्म हो चुके थे, विदाई का समय था, दोनों समधी आमने सामने जमे थे। श्री बच्चन और श्री भादुड़ी गले मिले। बच्चन जी ने अपने साहित्यिक अंदाज में कहा, अमिताभ जैसा दामाद मिलने की आपको बधाई हो। इसके उत्तर में उन्हें उम्मीद थी कि श्री भादुड़ी भी कहेंगे, जया जैसी बहू मिलने की बधाई। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। श्री भादुड़ी हो गए गमगीन।
और कह उठे, मेरा तो पूरा घर ही टूट गया। हरिवंश राय जी ये बात सुनकर सन्न रह गए और चुप हो गए। बाद में श्री भादुड़ी ने कहा भी कि उन्हें बेटी बिछड़ने का दुख है। बच्चन साहब को तो कोई बेटी है नहीं, मेरी ही बेटी है और मेरा तो सब कुछ मेरी बेटियां हैं। अब वो गलत समझ रहे हैं बच्चन साहब, तो मैं क्या करूं। वहां बच्चन साहब ने यह सोचा कि अमिताभ से शादी यानी जया की जिंदगी की बर्बादी। खैर, न कभी भादुड़ी जी ने क्लैरिफिकेशन दिया और श्री बच्चन ने भी कभी बात सुलझाने की कोशिश ही नहीं की। वैसे अमिताभ की जिंदगी में कई सारे झटके रहे हैं और सबसे बड़ा झटका कहते हैं ABCL के नुकसान में जाने का। वो कई सारी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे और इसी दौरान अचानक आर्थिक घाटा हो गया। लेकिन अमिताभ की एक फिल्म जिसमें वो प्रोड्यूसर थे और उनकी जिंदगी की माइलस्टोन फिल्म मानी जाती है, वो फिल्म थी अभिमान। 7 हिंदुस्तानी से लेकर अमिताभ की तकरीबन दर्जन भर फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। वहीं ऋषिकेश मुखर्जी ने जया को गुड्डी में ब्रेक दिया था, तो जया ने उनसे अनुरोध किया कि अमिताभ की फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, वो निराश हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और बातों बातों में जया ने ऋषिदास से कहा कि क्या वो अमिताभ और जया को लेकर कोई फिल्म बना सकते हैं। ऋषिदास सोच में पड़ गए, लेकिन उनके पास एक कहानी थी। गायक किशोर कुमार और उनकी पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता की। रूमा किशोर से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली थी, किशोर से ज्यादा सक्सेसफुल भी थी। दोनों के बीच क्रिएटिव ईगो आना लाजमी था। बस इसी कहानी पर जया और अमिताभ की फिल्म का बनना तय हुआ। फिल्म बनी अमिया प्रोडक्शंस के तहत। अमिताभ का अमी और जया का या यानी अमिया। इस प्रोडक्शन कंपनी ने कुल जमा एक ही फिल्म बनाई और वो थी अभिमान। वैसे बंसी बिरजू और एक नजर की अपार असफलता के बाद जया और अमिताभ की जोड़ी की ये पहली हिट फिल्म थी। जया और अमिताभ की इस साल एक फिल्म और आई थी, प्रकाश मेहरा की जंजीर। पहले मुंबई में फिल्म रिलीज की गई, लोगों को अमिताभ का काम पसंद आया। इसके 2 महीने बाद कलकत्ता में प्रीमियर रखा गया था। अमिताभ, जया, प्रकाश मेहरा प्रीमियर अटेंड करने भी गए। अमिताभ पहले कलकत्ता में नौकरी करते थे, एक प्राइवेट कंपनी में। थोड़ा नॉस्टैल्जिया था और अमिताभ अपने आप को एक बंगाली दामाद भी कहते थे। अमिताभ कलकत्ता में स्वीकारे जाने के लिए बेताब थे। प्रीमियर के दिन लोगों ने फिल्म देखी और जैसा होता है सबने तारीफ की, लेकिन प्रीमियर के अगले दिन जनता के लिए पहला शो था। भीड़ थी, लेकिन फिल्म में कोई अमिताभ का नाम नहीं ले रहा था। सब लोग प्राण को ढूंढ रहे थे। अमिताभ नहीं, जया नहीं, प्रकाश मेहरा नहीं, उन्हें चाहिए था प्राण। अमिताभ सुपर नर्वस, निराश होकर वापस जाने लगे। निर्देशक प्रकाश मेहरा ने समझाया भी, लेकिन अमिताभ को सांत्वना नहीं मिली। अमिताभ ने अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर लिया, लेकिन फिल्म को लेकर एक एक्साइटमेंट तो थी। शाम को दूसरे थिएटर में जाकर लोगों की रिएक्शन देखने की प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि जब वो शाम को होटल से बाहर निकले तो कम से कम 3000 लोग चिल्ला रहे थे, वी वॉन्ट अमिताभ, वी वॉन्ट अमिताभ, वी वॉन्ट अमिताभ। देखकर प्रकाश मेहरा ने कहा, अमिताभ, मुझे प्राण साहब ने खुद कहा था, द राइटिंग इज ऑन वॉल एंड इट इज क्लियर, इट्स नॉट जस्ट द बर्थ ऑफ अ ग्रेट एक्टर बट अ ग्रेट स्टार। हमेशा की तरह अमिताभ फिर अपनी आंखों ही आंखों में रो लिए, किसी को दिखाए बगैर। अमिताभ और प्रेस के बीच संबंध विचित्र कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। अमिताभ का मानना रहा है कि सवाल पूछना प्रेस का अधिकार है, लेकिन जवाब देना या नहीं देना यह उनका अधिकार है। नारी हीरा साहब की एक कुख्यात मैगजीन थी स्टारडस्ट, अपने बेबाक आर्टिकल्स को लेकर बरसों से कानूनी पचड़ों में आती रही है। ऐसा ही एक दौर था जब दिलीप कुमार और सायरा बानू जी के रिश्तों पर लगातार अनाप शनाप आर्टिकल स्टारडस्ट में जगह पा रहे थे। दिलीप साहब बेहद नाराज थे। इसी दौरान स्टारडस्ट ने एक फिल्मी फंक्शन आयोजित किया जिसमें सारे फिल्म एक्टर्स और इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया। दिलीप साहब ने इस फंक्शन का बहिष्कार किया और अपने साथी कलाकारों से भी अनुरोध किया कि वो भी इसका बहिष्कार करें। अमिताभ दिलीप साहब की बेहद इज्जत करते थे, वो भी नहीं गए और यहां से शुरू हुआ अमिताभ और प्रेस का झगड़ा। फिर हुआ यूं कि इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के दौरान फिल्म मैगजीन्स भी सेंसर के दायरे में लाई गई और सारे मैगजीन्स वालों को लगता था कि अमिताभ बच्चन ने इंदिरा गांधी को कहकर ये गोटी फिट की है। इससे अमिताभ और प्रेस के झगड़े बढ़ते चले गए। अमिताभ ने बात करना बंद कर दी, प्रेस ने उनके बारे में छापना बंद कर दिया। ये झगड़ा इतना गहरा था कि अखबार और मैगजीन उन्हें जया भादुड़ी का पति कहकर संबोधित किया करते थे, अमिताभ बच्चन नहीं। उनकी तस्वीर के नीचे उनका कैप्शन में नाम नहीं होता था। उनकी फिल्मों के बारे में छपता था मगर वो उसमें नजर नहीं आते थे।
वैसे भी अमिताभ को अकेले रहने का और फालतू लोगों से दूर रहने में बड़ा मजा आता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी सफलता इतनी बड़ी होने लगी कि अखबार और मैगजीन्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुली की दुर्घटना के बाद पूरे देश का माहौल देखकर प्रेस ने चुपचाप हार मान ली। एक बहुत बड़ी मैगजीन के एडिटर को लिखना पड़ा, अमित तुम जीते। वर्षों से बैन की हुई मैगजीन स्टारडस्ट को भी झुकना पड़ा। कहते हैं कि स्टारडस्ट की शोभा डे को आज भी अमिताभ पसंद नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा दिखाती नहीं है। खैर, समय बदला, अमिताभ ने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और फिलहाल अमिताभ अब सोशल मीडिया के स्टार हैं, नए ट्रेंड्स के साथ चल रहे हैं। फेसबुक पर उनके 29 मिलियन और ट्विटर पर 44 मिलियन चाहने वाले हैं। आज मीडिया के अलावा उनको फॉलो करने वाले उनके बारे में अनाप शनाप लिखते हैं, उनके ट्वीट्स का मजाक उड़ाया जाता है। वो भी इन सब बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, संज्ञान लेते हैं, मगर बहुत कम बार वो किसी को जवाब देते हैं। फिर भी उनकी जिंदगी एक ऐसी किताब बन गई है जो लाइब्रेरी में खुली पड़ी है। जो भी आता है कुछ लिख देता है, कोई नोट्स बना लेता है, कोई स्याही उंडेल देता है, कुछ पेजेस खराब कर देता है, लेकिन अमिताभ अपनी जिंदगी की किताब में अनवरत और निर्बाध रूप से लिखते जा रहे हैं। किताब में नए नए पन्ने जुड़ रहे हैं। अमिताभ को फर्क तो पड़ता है, लेकिन अमिताभ सृजन में लगे हैं। जीवन के अग्निपथ पर निरंतर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं।